स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने जॉन टेलर थ्योरी पढ़ी थी। जॉन टेलर इफेक्ट देखा था कि कोई भी सीएफटी में ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जब रेगुलर फॉर्मेशन होता है तो उनकी जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है कभी कभी उसमें डिस्टोरेशन आ जाता है। उस डिस्टोरेशन को, उस विकृति को जॉन टेलर ने एक्सप्लेन किया था और वो हमने जॉन टेलर थ्योरी में देखा कि कैसे उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स में डिस्टोरेशन आता है, कैसे आता है। दो तरह का डिस्टोरेशन आता है, इलोंगेटेड और फ्लैटन्ड डिस्टोरेशन। उसमें हमने D1 से D10 तक के कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो उसके D1 से D10 तक के कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो उसके डिस्टोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें हमने देखा था D4, D7 और D9 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसके डिस्टोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए हम कॉपर Cu+2 D9 कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल लेते हैं। Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G6 Eg3 होता है। इसमें T2G कक्षक फुल फिल्ड होता है और जिसके कारण उसके कॉम्प्लेक्स की शेप में कोई भी डिस्टोरेशन नहीं आता है। Eg कक्षक जो होते हैं वो इसमें इनकम्प्लीट होते हैं। अब Eg कक्षक का जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। Eg में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आइदर 2 इलेक्ट्रॉन dx2y2 ऑर्बिटल में और एक dz² ऑर्बिटल में हो सकता है, या दो इसमें dz² ऑर्बिटल में हो सकते हैं और एक इसमें dx2y2 ऑर्बिटल में हो सकते हैं। दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इसके लिए स्टेबल होता है। तो हमने देखा था कि dz²2 जिसमें dz² में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो नॉर्मल एनर्जी लेवल से और नीचे चला जाएगा और जो एक्स वाई एक्सेस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो और ऊपर चले जाएंगे। तो हम इसमें ml जो होंगे वो 2 बॉन्ड बड़े होंगे और 4 बॉन्ड इसमें छोटे होंगे, छोटे रह जाएंगे। अब इसमें हम इसकी स्प्लिटिंग देखते हैं इन ऑर्बिटल्स की। हम देखते हैं कि d ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स पहले डीजनरेट कंडीशंस में होते हैं। जब वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के कांटेक्ट में आते हैं उनके रिपल्शन के कारण उनकी d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और T2G और Eg ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इसमें T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और Eg में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब T2G ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें Z इलेक्ट्रॉन्स Z एक्सेस वाले लिगेंड्स जो होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो उनमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है और T2G में DXZ YZ ऑर्बिटल अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल से और नीचे चले जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं और DXY ऑर्बिटल उनसे हायर एनर्जी में चले जाते हैं। इसी तरीके से Eg ऑर्बिटल्स में भी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है और Eg ऑर्बिटल्स में भी dz² नीचे चला जाता है और dx2y2 ऑर्बिटल अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल से ऊपर चला जाता है, मतलब वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इसमें हम इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जब फर्स्ट जो स्प्लिटिंग होती है उसमें T2G से Eg तक इसकी स्प्लिटिंग डेल्टा O के बराबर होती है, जो कि हमारे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होती है। उसके बाद T2G ऑर्बिटल जब स्प्लिट होते हैं तो इनमें DXZ YZ से DXY तक इसका एनर्जी डेल्टा डबल डैश और Eg में dz² से dx2y2 तक इसका एनर्जी डेल्टा डैश होता है। अब ये जो इसमें स्प्लिटिंग होती है वो कैसे इसकी शेप को स्टेबिलिटी
प्रोवाइड करती है, उसके लिए हम इस कॉम्प्लेक्स में होने वाले नेट एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करते हैं। जब हम इसमें नेट एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें इसकी स्टेबिलिटी के रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेल्टा ओ की एनर्जी डेल्टा डैश और डेल्टा डबल डैश दोनों से ज़्यादा होती है और डेल्टा डबल डैश की एनर्जी डेल्टा डैश से कम होती है। ये हम देख चुके हैं यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग में। अब हम कॉपर के लिए नेट एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करते हैं। T2G में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं उसकी वजह से उसमें होने वाले टोटल नेट एनर्जी चेंज हम निकालते हैं। T2G में DXY, DXZ और YZ ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डेल्टा डबल डैश अपॉन 3 एनर्जी से नीचे जा रहे हैं, तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 डेल्टा डबल डैश अपॉन 3 एनर्जी से अप जा रहे हैं। तो इसमें जो टोटल एनर्जी चेंज होगा वो इस तरह से होगा 4 इंटू डेल्टा डबल डैश अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 2 डेल्टा डबल डैश अपॉन 3। जब हम इसमें नेट एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से हम इजी ऑर्बिटल में फिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें होने वाले नेट एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करेंगे। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी वजह से माइनस डेल्टा डैश अपॉन 2 एनर्जी कम हो रही है। और DX2Y2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से वो डेल्टा डैश अपॉन 2 एनर्जी उसमें इंक्रीज़ हो रही है। तो इसमें टोटल चेंज होने वाली एनर्जी आएगी माइनस डेल्टा डैश अपॉन 2। ये जो एनर्जी इसमें आई है माइनस डेल्टा डैश अपॉन 2, ये एक्स्ट्रा एनर्जी उस कॉम्प्लेक्स में होने वाली डिस्टोरेशन की वजह से उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस एनर्जी को हम जॉन टेलर स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहते हैं या जॉन टेलर स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं, जो कि उस कॉम्प्लेक्स में विकृति होने के बावजूद भी उसे स्थायित्व प्रदान करती है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि CFT जो है वो कॉम्प्लेक्स के रेगुलर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है और किसी कॉम्प्लेक्स में होने वाले डिस्टोरेशन को जॉन टेलर ने एक्सप्लेन किया था और उसके लिए उन्होंने उसकी स्टेबिलाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हमें दिया था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।